हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में। इसमें एक टॉपिक आता है शिक्षण तथा अधिगम के क्षेत्र में पियाजे तथा ब्रूनर का योगदान। ये आज का हमारा टॉपिक होगा। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा मेरे लेक्चर को। तो देखिए, ये जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं पियाजे और ब्रूनर, और साथ में एक और मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम हंट था। हंट। तो इन तीनों ही मनोवैज्ञानिकों ने बालकों के संज्ञानात्मक अधिगम को लेकर काफ़ी कार्य किया है। ये तो सबको ही पता होगा कि पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पियाजे से ज़रूर आते हैं। पियाजे हो गए, ब्रूनर हो गए और हंट, ये मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि शिक्षण तथा अधिगम के क्षेत्र में पियाजे तथा ब्रूनर का योगदान क्या रहा है। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो फ्रेंड्स देखिए, जिस प्रकार 19वीं सदी के उत्तरार्ध तथा 20वीं सदी के पूर्वार्ध में पावलव, स्किनर आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, ठीक उसी प्रकार 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जे हंट और मैंने आप लोगों को बताया पियाजे और ब्रूनर के नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन तीनों ही मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान की चिंतन धारा की लकीर से हटकर बुद्धि को संज्ञानात्मक योग्यताओं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज, संज्ञानात्मक योग्यताएं, उसका नाम दिया है। इनकी मान्यता है कि यदि हमें बुद्धि की प्रकृति को समझना है तो उन प्रक्रियाओं को समझना चाहिए जो बालक की विकासात्मक प्रकृति यानी कि डेवलपमेंटल नेचर को पहचानने तथा उसके विकास में सहायक सिद्ध हों। हमें यह भी देखना चाहिए कि बालक की उन कुशलताओं के विकास में जो उनमें बचपन से ही होती हैं, उसके वातावरण किस प्रकार सहायक सिद्ध होता है। इसी आधार पर पियाजे और ब्रूनर की मान्यताओं तथा उन मान्यताओं के शिक्षा के योगदान का उल्लेख इसमें मैंने किया है। तो देखिए, सबसे पहले तो अधिगम के क्षेत्र में पियाजे का योगदान। सबसे पहले अधिगम के क्षेत्र में पियाजे का योगदान हम लोग देख लेते हैं। तो पियाजे के अनुसार, यानी पियाजे ने क्या कहा है कि बुद्धि नई परिस्थितियों के प्रति मानसिक अनुकूलन की योग्यता है। इस प्रकार की डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो और उसमें ऑप्शन दे रखे होते हैं 4, जिनमें से एक ऑप्शन सही होता है। अगर आपको वो डेफिनेशन याद होगी तो आप लोग बिल्कुल सही आंसर एग्जाम में करके आएंगे। तो देखिए, पियाजे के अनुसार बुद्धि नई परिस्थितियों के प्रति मानसिक अनुकूलन की योग्यता है, यानी कि नई परिस्थितियों के साथ समावेशन करने के लिए हमें ये बात जो है किसने कही है, ये बात पियाजे ने कही है कि बुद्धि जो है नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की सामंजस्य योग्यता है, यानी मानसिक अनुकूलन योग्यता है। तो पियाजे के अनुसार बालक को यदि विकासात्मक दृष्टि से देखा जाए तो वह 4 स्थितियों से गुजरता है। ये चारों ही स्थितियां स्वयं में बहुत ही जटिल होती हैं, और इनमें से प्रत्येक स्थिति के अंतर्गत भी कई अन्य स्थितियां आती हैं। पियाजे के विचार से इन जटिल समस्याओं को विकास की इन स्थितियों में औपचारिक रूप से सुलझाना उस समय तक असंभव सा ही है जब तक कि वह व्यक्ति विकास की पूर्व स्थितियों से न गुजरा हो। इसके बाद देखिए, विकास की स्थितियां मैंने यहाँ पर नोट की हुई हैं। विकास की स्थितियां या चरण और उसके लक्षण। तो सबसे पहले आती है संवेदी प्रेरक काल, यानी कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 स्थितियां हैं। सबसे पहले है संवेदी प्रेरक काल। तो इसका जो है, इसकी आयु होती है, यानी कि चरण इसका होता है 0 से 2 वर्ष, और इसके लक्षण देखिए क्या होते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान प्रेरकों का प्रारंभिक ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान प्रेरकों का प्रारंभिक ज्ञान। और इसका दूसरा लक्षण होता है शिशु द्वारा वातावरण में और वातावरण के अनुरूप क्रिया किया जाना। फिर देखिए, सेकंड इसकी स्थिति क्या होती है विकास की, प्राक संक्रिया काल, यानी प्री ऑपरेशनल पीरियड। आयु होती है 2 से 7 वर्ष, प्राक संक्रिया काल।
ये होती है 2 से 7 वर्ष तक। इसमें देखिए लक्षण क्या दिखाई देते हैं कि बालक अपने ही ढंग से अपनी बुद्धि के अनुसार स्वनिर्मित भाषा का प्रयोग करने लगता है। इस आयु की उत्तरावस्था में बालक स्वनिर्णय भी लेने लगता है, परंतु उसके निर्णय दृश्य विधानों से संबंधित अधिक होते हैं, अवधारणात्मक ज्ञान से संबंधित बहुत कम या फिर नहीं के बराबर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मूर्त संक्रिया काल। तो देखिए मूर्त संक्रिया काल जो है वो ये होता है, इसकी आयु होती है 7 से 11 वर्ष। कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष। इसके देखिए लक्षण क्या दिखाई देते हैं कि बालक भाषा का प्रयोग विश्वसनीय रूप से करने लगता है। बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए, ये लेक्चर अगर आप लोग सुन लेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो वो आप लोगों का कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखिए बालक भाषा का प्रयोग कैसे करता है? विश्वसनीय रूप से करने लगता है। कब? मूर्त संक्रिया काल में, जो कि जिसकी आयु होती है 7 से 11 वर्ष में। जैसे का प्लस खा इज इक्वल टू खा प्लस का, मतलब अगर हम इसको का प्लस खा पढ़ेंगे और इसी का उल्टा भी कर देंगे तो भी वो समझ जाएगा कि ये इसका उल्टा है, यानी का खा और खा का। आदि को जानने लगता है, बातों को याद रखने की शक्ति बढ़ जाती है और उन बातों के ज्ञान की धारणा शक्ति बढ़ जाती है जो केवल बाह्य रूप, रंग, आकार या लंबाई आदि के कारण नहीं बदलती। उदाहरणार्थ वह यह समझने लगता है कि द्रव को अलग अलग बर्तनों में डाला जाए तो उसका आकार भले ही बदले, मात्रा या आयतन उतना ही रहता है। मतलब बच्चे को ये चीज़ें समझ आने लगती हैं। क्या क्या समझ आने लगता है कि अगर सीधा अक्षर लिखा है तो वो सीधा पढ़ेगा और इसी का उल्टा भी वो करना सीख जाएगा, यानी कि का खा पढ़ेगा और उसी को वो खा का भी, मतलब अगर यहाँ पर लिखा है खा का तो वो समझ जाएगा कि ये इसका उल्टा हुआ है। कब? कौन सी उम्र में? 7 से 11 वर्ष की उम्र में। और वो क्या करने लगता है? बातों को याद रखने की शक्ति बढ़ जाती है उसमें, उन बातों के ज्ञान की धारणा शक्ति बढ़ जाती है जो केवल बाह्य रूप, रंग, आकार या लंबाई आदि के कारण नहीं बदलती है। जैसे कि उदाहरण क्या यहाँ पर दिया हुआ है, वह यह समझने लगता है कि द्रव को अलग अलग बर्तनों में डाला जाए तो उसका आकार भले ही बदले, मात्रा या आयतन उतना ही रहता है। यानी कि कोई चीज़ अगर है, जैसे दूध है 1 लीटर, अगर हम उसको बड़े बर्तन में डालेंगे तो वो दूध कैसा लगेगा? हमको थोड़ा लगेगा, यानी कि कम लगेगा। और वही किसी छोटे बर्तन में डालेंगे, यानी कि 1 लीटर जो दूध है वो किसी छोटे बर्तन में डालेंगे तो वो ऊपर तक फुल हो जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि उसका आकार भले ही बदले लेकिन मात्रा या आयतन उतना ही रहता है। ये चीज़ उसको समझ आने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा औपचारिक संक्रिया। इसकी आयु होती है 11 वर्ष से ऊपर, यानी 11 वर्ष से ऊपर के बच्चे देखिए क्या क्या करने लगते हैं? अमूर्त तथ्यों पर विचार करने लगता है, तर्क आधारित आगमनात्मक कल्पनाएं करने लगता है, समस्याओं का विधिवत समाधान खोजने और करने लगता है, भूत और भविष्यत यानी कि बीता हुआ और आगे आने वाले के परिणामों को भी समझने लगता है। तो फ्रेंड्स ये क्या थी हमारी? ये हमारी थी पियाजे के अनुसार जो विकास की स्थितियां या फिर चरण हैं, वो मैंने आप लोगों को इसमें बताई। इसके बाद देखिए ये जो स्थितियां दी गई हैं, तो बालक की आयु का जो वर्गीकरण है वो सामान्य है। कभी भी ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि हर बालक की और हर परिस्थिति में आयु का वर्गीकरण यही होगा। यानी कि विकास और वृद्धि वाले अध्याय में भी हमने यही देखा था कि जलवायु, परिस्थिति, व्यक्तिकता आदि कई तत्व वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। अतः आयु के वर्गीकरण को कभी शाश्वत मानकर नहीं चलना चाहिए। पियाजे की मान्यता भी यही है। बालक द्वारा किस आयु में कौन सी क्रियाएं की जाती हैं, ये वैसे तो ऊपर की तालिका में दिया हुआ है, फिर भी प्रौढ़ बुद्धि पर विचार किया जाए तो पियाजे के अनुसार प्रौढ़ बुद्धि का मूल आधार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होने वाली क्रियाएं हैं। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, विकास के निश्चयात्मक 4 कारक होते हैं। विकास के निश्चयात्मक 4 कारक कौन कौन से हैं? फैक्टर्स देखिए, बालक की जैवीय परिपक्वता, दूसरा है बालक की क्रिया, फिर इसके बाद है बालक पर वातावरण का प्रभाव और संतुलन, यानी कि चौथा हमारा फैक्टर क्या है? संतुलन। क्या क्या हो गए? पहला फैक्टर हुआ बालक की जैवीय परिपक्वता,
यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। दूसरा आया हमारा बालक की क्रिया यानी कि एक्टिविटी। फिर आता है बालक पर वातावरण का प्रभाव यानी कि इन्फ्लुएंस, और संतुलन यानी कि इक्विलिब्रेशन। ठीक है, ये चारों हो गए निश्चयात्मक कारक। किसके हो गए ये हो गए पियाजे के। तो देखिए, बालक की जैवीय जो परिपक्वता है, इसके अनुसार बालक किसी भी वातावरणीय अनुभव को तभी प्राप्त कर सकता है जब वह उसे ग्रहण करने के लिए जैवीय दृष्टि से सक्षम या परिपक्व हो। इसके बाद देखिए, बालक की क्रिया यानी कि एक्टिविटी में दिया गया है कि पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में तभी परिवर्तन आता है जब बालक अपनी जैवीय परिपक्वता के अनुरूप वातावरण में कोई सार्थक क्रियाएं करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चा वातावरण में जो कुछ भी देखता है उसी के अनुरूप अपनी क्षमता के अनुसार क्रियाएं करता है। फिर तीसरा आता है बालक पर वातावरण का प्रभाव। तो इस कारक के अनुसार यदि बालक जैवीय दृष्टि से सीखने में सक्षम है और सीखना भी चाहता है, तो उसके संज्ञानात्मक विकास में तभी परिवर्तन आता है जब वातावरण में उपलब्ध जानकारी के साथ वह शिक्षण या सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा उसे ग्रहण करने का प्रयास करे। कहने का आशय यह है कि वातावरण में जो कुछ भी सूचना उपलब्ध है, उसे शिक्षण के माध्यम से उसकी शारीरिक क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए बालक तक पहुंचाया जाए, अथवा बालक स्वयं अपने साथियों या अन्य लोगों द्वारा उन बातों को सीखने और समझने का प्रयास करें, तभी वह कुछ सीख पाता है। फिर आता है संतुलन यानी कि इक्विलिब्रेशन। तो देखिए, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अंतिम चरण को क्या कहा है? संतुलन कहा है। संतुलन से पियाजे का आशय ये है कि वातावरण में तो किसी भी क्रिया को करने के अनेक अवसर प्राप्त हैं, परंतु किसी परिस्थिति विशेष में उनमें से कोई बात अधिक खरी उतरती है तो दूसरी परिस्थिति में उसी बात का दूसरा रूप। अतः व्यक्ति को ही यह निर्णय लेना होता है कि किस परिस्थिति में कौन सी बात अधिक उपयुक्त रहेगी। तो देखिए, जब बालक अपने विवेक से इस प्रकार के निर्णय स्वतः ही लेने में सक्षम हो जाए या इस प्रकार के निर्णय वह स्वतः ही लेने लगे, तो पियाजे के अनुसार वह संतुलन की स्थिति है। यानी बच्चा जब स्वयं से ही अपना निर्णय लेने लगता है तो इस स्थिति को क्या कहा है पियाजे ने? इस स्थिति को कहा है संतुलन। उदाहरण के लिए, भाषा में एक ही अर्थ के दो तक बहुत से शब्द हो सकते हैं, परंतु कहाँ कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा, इसका निर्णय करना, गणित में कहाँ कौन सा सूत्र उपयुक्त रहेगा, इसे विचारना आदि सब चौथे चरण के विषय में है। यानी कि बालक जो है पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो वो संतुलन की स्थिति में आ जाता है। इसके बाद देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि शिक्षण तथा अधिगम के क्षेत्र में पियाजे तथा ब्रूनर के योगदान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें मैंने आप लोगों को पियाजे के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है। अब आते हैं ब्रूनर के योगदान के बारे में। तो देखिए, ब्रूनर जो थे, ब्रूनर भी पियाजे से बहुत कुछ प्रभावित हैं, और ब्रूनर का सिद्धांत भी संज्ञानात्मक विकास पर बहुत बल देता है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा बल देता है। किसकी तरह? पियाजे की ही तरह। तो देखिए, ब्रूनर ने अधिगम के क्षेत्र में जो भी कार्य किया है उसे पियाजे की मान्यताओं और कार्य की आवृत्ति मात्र नहीं कहा जा सकता। दोनों की मान्यताओं में बड़ा अंतर है। पियाजे ने जैवीय परिपक्वता पर अधिक बल दिया है, तो ब्रूनर की मान्यता है कि व्यक्ति वातावरण के विषय में अपने विचारों को बड़ी जल्दी ही अपनी मान्यताओं के अनुरूप पुनर्रचित करने और पुनः श्रेणीबद्ध करने में बड़ी तत्परता दिखाता है तथा वास्तविकता को पहचानता है। तो अब देखिए, ब्रूनर के अनुसार कितनी स्थितियां हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पियाजे ने जो है वो 4 स्थितियों का वर्णन किया है और ब्रूनर ने 3 स्थितियों का वर्णन किया है। तो 3 स्थितियों से वो कौन कौन सी स्थितियों से गुजरता है? अधिनियम, दूसरी आती है प्रतिभापरकता, फिर है सांकेतिकता। यानी पहली अधिनियम, फिर है प्रतिभापरकता, सांकेतिकता तीसरी है। तो इनमें अधिनियम स्नायुविक अनुक्रियाओं के द्वारा योग्यता को प्रदर्शित करने का तरीका है। यानी प्रतिभापरकता के अंतर्गत ज्ञान को वातावरण पर आधारित या वातावरण में प्राप्त प्रतिभाओं के आधार पर व्यक्त करना है, और सांकेतिकता शब्दों या संकेतों के माध्यम से वातावरणीय वास्तविकताओं की अभिव्यक्ति है। इस बात को उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझिए। तो मान लीजिए बालक ने गाय को देखा, तो उसके द्वारा गाय को देखना और पहचानना अधिनियम हो गया। यानी कि गाय को उसने देखा और गाय को देखकर क्या किया? पहचान लिया, तो ये अधिनियम हो गया। और पुनः उसे लोगों ने गाय नाम से पुकारा,
तो मन में यह धारणा बन गई कि गाय का स्वरूप क्या होता है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे प्रतिभा परकता। और अंत में गाय को देखने पर गाय नाम से उसे पुकारना क्या हुआ, वो हुई सांकेतिकता। तो ये 3 स्थितियां किसने दी हैं, ये जो है स्थितियां ये दी हैं ब्रूनर ने। ये भी बहुत आसान है, अगर उदाहरण के तौर पर हम लोग समझेंगे तो बहुत ही आसान है समझना। कोई हाँ, तो देखिए ब्रूनर के अनुसार अनुदेशन सिद्धांत क्या है। तो ब्रूनर के अनुसार अनुदेशन सिद्धांतों के निश्चयन में 3 बातों का समावेश होना ही चाहिए। यानी कि 3 बातें वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए ज्ञाता के रूप में बालक या व्यक्ति की, ज्ञाता के रूप में बालक या व्यक्ति की प्रकृति, ज्ञाता के रूप में बालक या व्यक्ति की प्रकृति। आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो देखिए ज्ञाता के रूप में बालक या व्यक्ति की प्रकृति, या ये क्या है, ये ब्रूनर के अनुसार अनुदेशन सिद्धांत है। दूसरा है, इन्होंने अनुदेशन सिद्धांत दिया है दिए जाने वाले ज्ञान की प्रकृति, दिए जाने वाले ज्ञान की प्रकृति। तीसरा है ज्ञान ग्रहण क्रिया की प्रकृति। तो इस तरीके से ब्रूनर ने अनुदेशन सिद्धांत भी दिए हैं। तो फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। मैं इससे रिलेटेड आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ भी लेकर आऊँगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय से आपको मिलते रहें। धन्यवाद।